हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 10th की साइंस और मैथ सब्जेक्ट की तैयारी को, जिसमें पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर वैसे तो कुछ पार्ट इसका आप अपनी 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना वन बाय वन टॉपिक को लेकर। और सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। देखिए, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा एक चेंज जिसको आपने पढ़ा होगा इस नाम से कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। पढ़ा है आपने। अब देखिए, इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस के बारे में, लेकिन इसको पढ़ने से पहले टॉपिक को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिसमें जो भी हमारे पास मटेरियल है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए। और ये जो चेंज होते हैं ये इस तरह के चेंज होते हैं कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो भी चेंज होता है वो दोबारा अपनी पहले वाली स्थिति में आ सकता है। जबकि केमिकल चेंज जो होते हैं इनके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन गया एक बार उससे हम दोबारा से रिएक्टेंट को बना ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, रिएक्शन जब हम लिखते हैं ये एरो का साइन है, यहाँ हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को और यहाँ हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है। फिजिकल चेंज में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि पानी से हमने बर्फ बना ली, बर्फ को पिघलाकर हम वापस पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया फिजिकल चेंज। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं किनको, केमिकल चेंजेस को, बिकॉज द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना। यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट्स हैं 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उनको हम दोबारा से रिएक्टेंट्स में पहली बात तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकते हैं। चलिए, तो केमिकल रिएक्शंस या कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि रस्टिंग। इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। हिंदी में इसको कहा जाता है संक्षारण भी कहा जाता है इसको, कि लोहे की वस्तु को आपने नमी में, है ना, या मान लीजिए कि कोई लोहे की चीज है उसको हमने छत पर रखकर छोड़ दिया, बारिश के दिनों में उस पर जंग आ जाती है, धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो यूज में लेने लायक ही नहीं रहता है। भोजन का पाचन हो जाना, खाना डाइजेस्ट हो गया हमारा, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। फिर फर्मेंटेशन, अंगूर जो होते हैं उनसे किशमिश का बन जाना, ये सारे जो चेंजेस हैं, ये कौन से चेंजेस हैं, ये सभी केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो हमें इस चैप्टर को और उसके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी। देखिए, मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जब हम जलाते हैं, गर्म करते हैं या जलाते हैं, तो हमें पाउडर जैसा एक पदार्थ प्राप्त होता है, व्हाइट कलर का पाउडर जैसा पदार्थ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हो गई केमिकल रिएक्शन। अब हम जब केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको जलाया और उससे एक पदार्थ हमें प्राप्त हुआ। इसको लिखना पड़ता है सिस्टमैटिक ऑर्डर में, साइंस की टर्म्स के अंदर। तो देखिए, मैग्नीशियम रिबन, इसको हम लिखेंगे Mg से, Mg जो कि मैग्नीशियम को यहाँ डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम को डिनोट कर रहा है। अब इसको हम जब जलाएंगे तो क्या चाहिए हमको, कोई भी वस्तु जब जलती है तो एयर की प्रेजेंस जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना कोई भी चीज जलती नहीं है। और ये जो पाउडर बनता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जब मैग्नीशियम वायर को, व्हेन मैग्नीशियम वायर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अ व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, व्हाट इज इट, तो यहाँ बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये पाउडरी सब्सटेंस जो है ये आपको बताना है कि इसका क्या नाम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ ही साथ अब आपको ये भी पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे की जाती है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? देखिए, एरो के साइन की इस तरफ क्या है, रिएक्टेंट्स, इसको कहा जाता है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। राइट साइड पे होते हैं प्रोडक्ट्स, इनको कहा जाता है RHS।
केमिकल रिएक्शन का जो रूल है वो ये कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका नंबर इस एरो के साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 2 हैं, मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इनको 2 करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गए, 2-2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम अभी भी बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ कितने हैं, 2, जबकि यहाँ कितना है, 1 ही। तो अब ये केमिकल रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है कि 2Mg + O2 gives us 2MgO, और यहाँ पर आप लिख देंगे मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, और यहाँ आप लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है इसके खत्म होने पर मेनली क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जो हैं वो पदार्थ के अंदर जरूर आते हैं, और कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि या तो पदार्थ की स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तित हो जाएगी, सॉलिड है लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ये सॉलिड था गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, तो स्टेट यानी कि अवस्था परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, कलर, रंग चेंज हो जाएगा केमिकल रिएक्शन के बाद, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, तापमान पहले ठंडा था, गर्म किया, उबलने लगा, गैसियस फॉर्म में आ गया, और इस तरीके से चेंजेस आ जाते हैं, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आ जाते हैं, और या फिर कोई ना कोई गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। ये तो बात हुई चैप्टर के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा कि अगर हमको किसी केमिकल रिएक्शन को लिखना है तो उसको लिखने का तरीका, जैसे कि आपने एक जनरल आउटलुक देखा कि इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपके पास अगर कोई केमिकल रिएक्शन आ जाती है और वो बैलेंस्ड नहीं है तो आपको उसे कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, इसको अब हम सीखते हैं ताकि हम ये जान पाए कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ तक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, और साथ ही साथ उसको बैलेंस करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलो तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अब हम इनको एग्जांपल सहित सीख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और प्रोडक्ट जो बना वो बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब केमिकल रिएक्शन को इतने बड़े टर्म्स में लिखा नहीं जाता है, इसको हम सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ गैस की बात हो रही है तो हम लिखेंगे H2, क्लोरीन भी गैस है तो Cl2, और इससे बन गया HCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, जिंक। जिंक आप जानते हैं जिसको कैसे डिनोट करते हैं हम, Zn से डिनोट करते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, जिंक यानी कि Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इससे बन जाएगा जिंक सल्फेट और इवोल्यूट होगी बाहर हाइड्रोजन गैस। इससे बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो देखिए Zn और ये H2SO4 मिल जाएंगे, H2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ये हो गई हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। अब हम सीखते हैं साथ ही साथ
और एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम और वाटर के मिलने से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो सोडियम Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है यानी कि NaOH और हाइड्रोजन गैस। चेक करें ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखिए सोडियम मॉलिक्यूल्स तो इक्वल है, हाइड्रोजन भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर H2 है, 3 हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन हमारे पास एक है जो कि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब हम ऐसा करें, अब क्या ये बैलेंस्ड है? देखिए सोडियम इक्वल हो गए दोनों तरफ, ऑक्सीजन 2 थे, ये भी 2 हो गए, 2 2 4, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे। अब ये रिएक्शन जो है वो फुल्ली बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और अब हम अगले एग्जांपल को सीखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारी बुक का। तो चलिए हमारे 3 एग्जांपल कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, उस एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आपको अगर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन दी हुई हो जो कि बैलेंस नहीं है, तो उसको आप कैसे बैलेंस करेंगे वो देखिए। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन इस बार भी आया था, ये बनी हुई थी, रिएक्शन दी हुई थी और लिखा हुआ था कि बैलेंस रिएक्शन और मॉलिक्यूल्स की संख्या दे रखी थी 1, 2, 3, 4। कहाँ पर क्या लिखना है ये आपको बताना था। अब इसको कैसे बैलेंस करना है वो देखिए कि Fe, सबसे पहले मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फेरस Fe, यहाँ कितने हैं ये 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिख देती हूँ 3, बैलेंस हो गए, दोनों तरफ 3 3 हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं हमारे पास 4, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं ओनली 1, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए और फेरस भी बैलेंस हो गए। अच्छा, ये जो मेथड होता है ना जिससे हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, इस मेथड को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हम ट्रायल बेस पर मतलब अंदाज लगाकर और इनके मॉलिक्यूल्स को इक्वल करने का 1 बाय 1 सॉल्यूशन करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। Fe3O4 यहाँ तक बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब क्या बच गया हमारे पास, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स देखो यहाँ पर कितने हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 8। यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं, तो यहाँ भी अगर मैं 4 लिख दूँ तो क्या अब ये 8 हो गए। तो क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस है, चेक कीजिए। ये 3 दोनों तरफ, ऑक्सीजन 4 और 4 2 8 और यहाँ भी 4 2 8। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस है कि फेरस और वाटर को जब हम मिला रहे हैं तो Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हो गई रिएक्शन बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है हमारी NCERT है, उसमें भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 आपके पास हैं सॉल्यूशन के लिए, उनको भी आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छे से इस रिएक्शन को बैलेंस करना आ जाए। अब हम चलते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक पर, जिसमें हम सीखेंगे कि किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, विद एग्जांपल उनको हमें लर्न करना होगा। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब इसको सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि कोई दो तत्व, इनको मिलाकर कोई एक कंपाउंड अगर बन जाता है तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, ए की जगह मैं लिखती हूँ CaO, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको अब हम क्या करें कि CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम डाल देते हैं पानी के अंदर और इससे बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। चेक करें बैलेंस है या नहीं, तो दोनों तरफ देखो कैल्शियम इक्वल है, ऑक्सीजन 1 and 1 2 हो गए और हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी बैलेंस्ड हो गई। रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। इसको कहा जाता है क्विक लाइन। क्या है ये? क्विक लाइन। और ये है स्लेट लाइन, इसको कहा जाता है स्लेट लाइन। आप देखो दोनों के मिलकर ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं और इनसे एक सिंगल कंपाउंड बन जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करें। इन दिस रिएक्शन, डेफिनेशन भी तो लिखनी सीखनी पड़ेगी। तो देखो, इन दिस रिएक्शन टू or more reactants combine to form a single reactant। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जल्दी से नोट करो, फिर अगली रिएक्शन की बात करते हैं। और एग्जांपल की बात करें तो C+O2, ये बन गया CO2, CaO + CO2, CaCO3। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ और इस रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन को पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए सेकेंड रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन या जिसको कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ अपघटित होगा, अपघटित यानी कि टूटेगा, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे कि AB और इसको किसी भी तरीके से हम तोड़ दें, गर्म करके या इलेक्ट्रिसिटी पास करके, धूप में रख के, और ये अपने इंग्रेडिएंट्स में बढ़ जाए, यानी कि सिंगल जो रिएक्टेंट है या कंपाउंड है या जो प्रोडक्ट है ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाए। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब कि जिनसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है उनमें ये बढ़ जाता है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
इसको, ये मैंने जो निशान बनाया ये बता रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और इससे बन रहा है CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बता रहा है हमको किसको, कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से डिकम्पोज हो रहा है, वो हमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इन दिस रिएक्शन, पहली बात तो इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है वो देखिए। तो इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट decomposes to form 2 or more products, है ना। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद हमें इस रिएक्शन में दे रहा है, और इसको क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब आपकी जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन। अब उसको कैसे पढ़ना है वो देखो। ये है फेरस सल्फेट, इसको जब हम गर्म करते हैं यानी कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है। थर्मल यानी कि इसको जब हम गर्म करते हैं तो इससे बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब देखो ये क्या है, फेरस सल्फेट। ठीक है, इससे फेरस ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती हैं, और ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फटाफट नोट करें ताकि हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें। तो हम पढ़ रहे हैं अब इस समय डीकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया। हिंदी में अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि इस अभिक्रिया में एक उत्पाद, एकल उत्पाद अपघटित होकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद हमें प्रदान करता है। ठीक है, एक अकेला अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद प्रदान करता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डीकम्पोजिशन है ये हीट से भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे किया जाता है वो हम अगले एग्जाम्पल में सीखते हैं। तो ये हमने, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा। अब देखो सीखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है इसको सीखे तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें कि एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये एक मग है हमारे पास, ठीक है। इस मग के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा लिए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इस मग के अंदर, और इन इलेक्ट्रोड्स को एक पेच की मदद से हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, इनके ऊपर एक एक परत नली रख दी है। परत नली दैट मीन्स कि एक टेस्ट ट्यूब हमने रख दी है। और अब क्या किया है कि इस पूरे को हमने भर दिया है पानी से। ये टेस्ट ट्यूब जो है ना, इनके अंदर भी पानी भरा था। पानी भरने के बाद हमने इनको इन इलेक्ट्रोड्स पर उल्टा करके रखा है। एपरेटस समझ में आ गया। अब क्या किया, इनका कनेक्शन कर दिया हमने किससे, एनोड और कैथोड से, यानी कि एक बैटरी से। ठीक, तो एक इधर और एक इधर, और हमने इनको बैटरी के स्विच से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। यह एक बैटरी है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड हो गया,
और नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड, है ना। अब हम क्या देखते हैं, देखो कि पहले ये परखनली जो है ना, ये पूरी पानी से भरी हुई थी। जब मैंने मान लो ये प्रैक्टिकल जब हमने स्टार्ट किया तो ये जो परखनली है ना, दोनों ही मैंने क्या की, पानी से पूरी दिखाई दे रही है, पूरी पानी से भरी हुई है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही मैं एनोड और कैथोड से इनको जोड़ दूंगी, यानी कि एक सेल से इनको जोड़ दिया, जब मैंने सेल से जोड़ते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और एज वी ऑल नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मालूम ही हमको कि पानी जो है वो बिजली का एक अच्छा चालक यानी कि सुचालक है। अब होगा क्या कि इस एपरेटस, ये जो वाटर है और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है ना, यहाँ पर बहुत माइन्यूट से बहुत छोटे छोटे बुलबुले गैस के हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि जब ये बुलबुले हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे जब बुलबुले स्टार्ट होंगी तो यानी हवा जगह लेने लगेगी। तो हवा जगह कब लेगी, जब पानी इनमें से बाहर आएगा, पता ही है ये तो हमको। तो धीरे धीरे क्या होगा कि परखनली जो है ना, ये खाली होने लग जाएंगी। लेकिन अब आप अपने एनसीईआरटी में भी देखोगे, आप ये देखोगे कि ये जो परखनली है ना, एक तो कम खाली है और एक ज्यादा खाली है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि ये ऑपरेटर्स दे दिया आपको और पूछ लिया कि ये टेस्ट ट्यूब ए है बच्चों और ये टेस्ट ट्यूब बी है। तो अब आप ये बताइए कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैस है। ऑप्शन ए, ठीक है, अब 4 ऑप्शन आ गए आपके पास कि ऑप्शन ए ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ऐसे पूछ लिया जाए आपसे। अब हम कैसे बताएं कि कौन सी गैस है। तो नाइट्रोजन तो दोनों में नहीं है, तो चलो ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं। या और भी कोई ऑप्शन आ जाता है, या मान लो दोनों में ऑक्सीजन और दोनों में हाइड्रोजन भी तो हो सकती थी। अब हम कैसे पता लगाएं कि भाई ए में तो कौन सी गैस है और बी में। तो देखो ये बताओ मेरे को कि वाटर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, और कोई तो इंग्रेडिएंट है ही नहीं, केवल क्या है, वाटर है। अब पानी जो है वो किन 2 चीजों से मिलकर बना है, 9th क्लास याद आ गई, चैप्टर 1 कि पानी जो है ना, H2 दैट इज 2 और ऑक्सीजन दैट इज 16, तो 1:8 की रेशो में रहते हैं हमेशा। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन चैप्टर 1 पढ़ा है आपने 9th क्लास में। अब यहाँ देखो कि जब आप वाटर की बात कर रहे हो तो यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में कितनी है, दुगनी है। यानी कि जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तब ही वाटर का फॉर्मेशन होगा, मालूम है हमको, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ब्रेक हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो ऑक्सीजन तो एक ही टूट रहा है या एक ही बन रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, ऑक्सीजन की तुलना में दुगने बन रहे हैं। यानी कि जो गैस रिलीज हो रही है उसमें हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन की तुलना में कैसे हैं, डबल हैं। तो अब बताओ कि पहली वाली टेस्ट ट्यूब में तो कौन सी गैस होगी और बाद वाली टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस होगी। तो देखो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ऑक्सीजन जाएगी नेगेटिव यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये जो गैस होगी ये तो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ जाएगी पॉजिटिव। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि पहली टेस्ट ट्यूब में तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में यानी कि नेगेटिव टर्मिनल वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ से आपने सीखा क्या, विद्युत अपघटन किसका, जल का विद्युत अपघटन। अब देखो अपघटन जो है ये सनलाइट की मदद से भी किया जाता है, ये क्लियर हो गया। चलो अब सनलाइट की मदद से कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। बात करते हैं AgCl की, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड। अब हम क्या करें कि इसको जब हम धूप में रख देते हैं तो ये जो है व्हाइट कलर का पाउडर है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है,
इसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें, ग्रे में चेंज हो जाता है। अब क्यों हो जाता है कि AgCl के अंदर 2Ag, मान लो किसी प्लेट के अंदर आपने रखा है AgCl को, तो ये Ag व्हाइट पाउडर किसमें, ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरीन जो है वो गैस की फॉर्म में वातावरण में रिलीज हो जाती है। कहाँ, इसको सनलाइट में रखने पर। इसी तरह AgBr की बात करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की, इसको भी जब हम लाइट में रखते हैं तो ये भी Ag बच जाता है, और ब्रोमीन जो है वो गैस के रूप में वातावरण में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये कहाँ काम में आती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में आती है, ये वाली रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में देखो हमने चैप्टर का कितना पार्ट पढ़ लिया, काफी सारा पार्ट पढ़ लिया। देखो चैप्टर का इंट्रो हमने कंप्लीट कर लिया, रिएक्शन को लिखेंगे कैसे ये पढ़ लिया। लेकिन रिएक्शन को लिखना आप कब सीख पाओगे बच्चों, जब आपने 9th क्लास का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। आपको क्या होगा, सिंबल्स याद होंगे प्लस कंपाउंड्स और उनकी जो वैलेंसी है वो याद होगी। तो अगर याद नहीं है तो अभी भी हमारे पास काफी टाइम है, एक बार 9th क्लास की साइंस का वो जो चैप्टर है ना एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाला, या तो 3rd या 4th एक बार चेक कर लेना और उसको एक बार थोड़ा अच्छे से गो थ्रू हो जाना उससे। ठीक है, और हमने पढ़ ली रिएक्शंस के बारे में। अब केवल 4 रिएक्शंस हमारी बची, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लास्ट के 2 टॉपिक रेंसिडिटी और कोरोजन। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम साथ के साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो कंटिन्यू रखिए, साइंस के साथ साथ हम मैथ्स की तैयारी भी स्टार्ट रखेंगे। तो मैथ्स की तैयारी के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।